नमस्कार दोस्तों, गार्गी की क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 18 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल की, जिसमें बताया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर उनके बारे में उनके रूल्स को मेंशन किया हुआ है वो जानते हैं। देखो, कंटेक्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें जो रूलिंग एनडीए ग्रुप है उसके द्वारा तो अभी करंट जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, ठीक है, उनका नाम लाया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे। और ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट अल्वा, जो कि गवर्नर भी रह चुकी हैं, इनको सामने खड़ा कर रहे हैं इलेक्शन में। वैसे तो चांसेस पूरे हैं कि एनडीए की जो क्लियर मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उन्हीं के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ही अभी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट होने वाले हैं। अब सवाल ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं वो अगर जाने तो देखो, आर्टिकल 64 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। मतलब जो भी बंदा इलेक्ट होकर के वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो बंदा अपने आप से ही बिना कुछ किए ही वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, दैट मीन्स अपने आप से ही काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट की जगह वेकेंट हो जाती है, चाहे प्रेसिडेंट की डेथ की वजह से हो, प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, या प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो, या कोई और कारण हो, तो अगर जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट रहती है इन केसेस की वजह से, तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तब तक जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट एंटर ना हो जाए ऑफिस में। तो ये आर्टिकल 65 कहता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट के एब्सेंस में भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। इसके आगे वाइस प्रेसिडेंट जो है जब प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखो प्रेसिडेंट जब एब्सेंट हो गए तो वो एब्सेंट होने का कारण उनकी बीमारी भी हो सकती है, ठीक है, या कोई और वजह से एब्सेंस हो सकती है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ एज इट इज़ डिलीवर करेंगे प्रेसिडेंट के तौर पे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट के तरीके से काम करेंगे। आर्टिकल 66 क्या कहता है, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, और उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होंगे, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं ना उनके सारे मेंबर्स, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सारे। जैसे अगर हम 2022 के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में 233 जने तो राज्यसभा में जो इलेक्ट होकर के गए हैं वो हो जाएंगे, प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, प्लस 543 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। इन सबको मिलाओगे तो टोटल मेंबर्स हो रहे हैं 788 मेंबर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, देखो लोकसभा में जो नॉमिनेशन का जो सिस्टम था ना, वो जो भी लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट नहीं किया गया। अब नॉमिनेशन नहीं होता है, जो 2 जनों का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे में 788 एमपीज हैं टोटल राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर के, और वो फिर वोट देंगे। और वोट देने का तरीका क्या होता है वो आपको मैं समझाऊंगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सभी, अब जैसे ये कैंडिडेट हो गए, 2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो दोनों कैंडिडेट का नाम लिख दिया जाएगा पेपर पे, और सभी जो भी वोटर्स हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी एमपीज हैं वो यही वोट दे रहे हैं यहाँ पे, तो इन सबको ये पर्ची पकड़ा दी जाएगी, और वहाँ पर इन दोनों जो कंटेस्टेंट हैं उनके नाम लिख दिए जाएंगे। वहाँ पर इनको अपनी प्रेफरेंस लिखनी है, ठीक है, कि भाई मेरी प्रेफरेंस नंबर 1 तो धनखड़ जी है, नंबर 2 ये मार्गरेट अल्वा जी है, या फिर नंबर 1 मार्गरेट अल्वा है या दूसरे नंबर पे धनखड़ है। इस तरीके से वो अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस दे देंगे 1 2 3 4। पर एक चीज़ पक्की है कि कम से कम जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ज़रूर फिल करनी है। ठीक है ना, जो भी कैंडिडेट वोट देना चाह रहा है, जो भी वहाँ पर वोटर वोट देना चाह रहा है एमपी, है ना, तो वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ज़रूर बताएगा। सेकंड थर्ड बताए या ना बताए कोई फ़र्क नहीं है, पर एक अपनी नंबर 1 जो प्रेफरेंस है वो ज़रूर बताएगा उसमें। ठीक है ना, फिर सवाल आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो ना तो राज्यसभा के मेंबर हैं, ना लोकसभा के मेंबर हैं, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस के मेंबर हैं।
मतलब ना तो एमपी होने चाहिए ना एमएलए होने चाहिए, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। और अगर मान लो किसी की ऑलरेडी कोई एमपी या एमएलए है और वो इलेक्शन अगर लड़ता है, तो इलेक्शन के बाद में जैसे ही वो जीत जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उनकी जिस भी हाउस में अपनी मेंबरशिप है ना, वो मेंबरशिप उनकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। इसके अलावा आर्टिकल 66 क्लॉज 3 क्या कहता है कि इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहें, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए मतलब उनके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल का मतलब हो गया लोअर हाउस जिसको बोलते हैं लोकसभा, ठीक है ना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। फिर आ जाओ आर्टिकल 66 क्लॉज 4 की बात करें, तो प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल होंगे वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी पर्सन जो है वो एलिजिबल होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर काम नहीं कर रहा है, या फिर ये कह दो कि कोई इंडिविजुअल अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में काम कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर भी हो सकता है, या कोई भी लोकल अथॉरिटी, या जो भी मेंशन किए हुए सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर अगर डिप्लॉयड है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। पहले उनको अपनी वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आर्टिकल 66 क्लॉज 4। फिर आर्टिकल 67 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका टेन्योर कितना होगा। देखो जनरल टर्म्स में देखा जाए तो 5 साल के लिए होगा उनका टेन्योर। कब से, जिस दिन इलेक्शन के बाद में वो अपने ऑफिस में एंटर होंगे। इलेक्शन की डेट से नहीं होता है, ध्यान रखना। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में जब वो ऑफिस में एंटर होते हैं, जब वो अपनी ओथ ले लेते हैं ना, शपथ, उस दिन से उनका टेन्योर काउंट होता है 5 साल तक का, ठीक है। और आप देखो वाइस प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस में बने रहते हैं जब तक कि नया कोई कैंडिडेट एंटर ना हो जाए ऑफिस में। इसका मतलब वैकेंसी नहीं रहेगी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। जैसे एम वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है, वो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट है। जब तक ये करंट, अब जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 के, तब जब तक ये इलेक्शन होकर के और जो भी इलेक्ट हो इन दोनों में से, वैसे चांसेस तो हैं कि जगदीप धनखड़ जी इलेक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्शन के बाद में जब तक जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर नहीं होंगे, तब तक वहाँ पर वेंकैया नायडू जी अपनी ऑफिस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और जैसे ही जगदीप धनखड़ एंटर होंगे, वहीं पे उनका एम वेंकैया नायडू जी का जो टेन्योर है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस को पहले भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि वो रिज़ाइन, अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख दें, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। या फिर इनको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने का तरीका कि देखो राज्यसभा जो है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पारित कर दे और हाउस ऑफ द पीपल, दैट मीन्स लोकसभा से अप्रूवल ले ले। इसका मतलब राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245, 233 तो इलेक्टेड हो गए, 12 नॉमिनेटेड हो गए, तो इनमें से डिवाइड बाई 2 + 1 ये हो जाएगी मेजोरिटी। इतने जनों के फेवर का, इतने जनों का फेवर लेकर के वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ में रेजोल्यूशन निकलवा दो कि हाँ जी हटा दिया जाए इनको। तो जैसे ही ये राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया रेजोल्यूशन, फिर ये रेजोल्यूशन भेजा जाएगा लोकसभा में, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। फिर हाउस ऑफ पीपल में वोटिंग होगी, वहां पर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1। अगर लोकसभा में भी ये अप्रूवल मिल गया तो फिर ये पारित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में रुकने के चांसेस होते नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूवल भी किया जा सकता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना ना। फिर बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट, प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद में। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में सवाल ये आता है कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, और वो अपने ऑफिस में लगातार काम कर रहे हैं,
और फिर बाद में पता पड़ा कि 2-4 महीने बाद में उनके इलेक्शन में जो गफला हुआ था उसका पता पड़ा, और फिर मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी, है ना, कि भाई ये जो इलेक्शन हुए थे ये तो बेकार गफले में थे, और वाइस प्रेसिडेंट जो करंट इलेक्टेड हैं उनकी पोस्ट को हम वहाँ पे स्क्रैप करते हैं क्योंकि ये इलेक्शन ही फर्जीवाड़े में हुआ था। मान लो सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले ले, ठीक है, एविडेंसेस के बेसिस पे, तो क्या होगा? तो उसका काम उसमें सिंपल सा ये है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में रहते हुए, चाहे इलेक्शन किसी भी तरीके से हुए हो, सही या गलत, वो बाद की बात है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हुए अगर कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन लिए गए हैं उस इंडिविजुअल के द्वारा जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है कि हाँ जी आप गड़बड़ तरीके से इलेक्ट होकर के आए हो, तो भी उनके द्वारा डिसीजन लिए हुए नल एंड वॉइड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए डिसीजन लिए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इनके द्वारा कोई भी एक्ट किया जा रहा है, कोई भी एक्सरसाइज की जा रही है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हुए, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जी इनका इलेक्शन जो था वो इनवैलिड था, तो भी वो जो लिए गए एक्शंस है ना ऑफिस में रहते हुए, वो एक्शंस नल एंड वॉइड नहीं होंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ मुद्दे आ गए, उन मुद्दों को हैंडल करने के लिए कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, तो लॉ कौन बनाएगा? वो लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में। तो इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक जो था वो हमने समअप कर लिया। एक बार आपका जो नोट है, नोट्स बनाए हुए हैं उससे, या फिर लक्ष्मीकांत या जो भी आप नोट्स रेफर कर रहे हो उससे एक बार रिवाइज कर लेना वाइस प्रेसिडेंट का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट आर्टिकल है, इज देयर अ क्राइसिस इन राइस? क्या चावल में भी कोई क्राइसिस चल रहा है? तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। चावल के बारे में बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। अभी एक सेकंड आप रुकिए प्लीज़। तो सवाल यहाँ से उठता है कि जो टोटल सॉन एरिया है, जितने एरिया पे खेती होनी चाहिए चावल की, उतने एरिया पे अब की बार हो नहीं रही है। देखो, देखा जाए तो 15 जुलाई को जितनी खेती की गई है चावल की वो है 128.50 लाख हेक्टेयर एरिया। ठीक है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 17.4% कम है। पिछले साल कितनी हुई थी सोइंग इसी सीज़न के टाइम पे? 155.53 लाख हेक्टेयर। इसका मतलब एरिया जो है, एक्रिएज है, वो तो कम हुआ ही है ना खेती का। अब सवाल ये है कि क्या ये चिंता की बात है? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। क्यों? एक तो गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स उनमें 47.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस 1 जुलाई को जो डेटा रिलीज हुआ उसके हिसाब से अवेलेबल है, जो कि जितना गवर्नमेंट के पास होना चाहिए उसका लगभग 3.5 गुना ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें देखो, जो 3.5 गुना अवेलेबल है, इसका मतलब जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का मतलब गवर्नमेंट क्यों रखती है चावल और गेहूं को अपने पास में? जिससे कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सके, जो भी हम फूड ग्रेन सस्ते में अवेलेबल कराते हैं गरीब परिवारों में वो, और साथ में स्ट्रेटेजिक रिजर्व, दैट मीन्स कि कहीं पे कोई इमरजेंसी आ जाए अचानक से, तो बोलो दोनों चीज़ों को हैंडल करने की परिस्थितियों में हम हैं, तो इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी की बात है नहीं। ओके, पर और दूसरी तरफ राइस का स्टॉक जो है वो अभी भी पिछले साल जितना हाईएस्ट था उसके लगभग मेंटेन्ड है। ओके, फिर बात आ जाती है कि बेसिकली हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया है वीट में, एक झटका लगा एकदम से कि भाई हमने पिछले साल तो ये बोला कि हमारे पास में कई सालों का हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है, हमारे पास में गेहूँ, पर फिर बाद में पता पड़ता है कि अभी इसी साल में 1 साल के अंदर अंदर ही गेहूं की जो अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट के गोडाउन्स में वो बोले 14 सालों में सबसे कम अभी तक का हो चुका है स्टॉक। तो बोले ये चीज़ क्या हम चावल पे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके पीछे एक देखो आंसर सीधा सा मैं आपको बताता हूँ। गेहूँ है एक रबी की क्रॉप जो कि ठंड में होती है, जो कि अचानक से टेम्परेचर राइज होने की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाई, जबकि चावल तो खुद एक समर क्रॉप है। अगर टेम्परेचर राइज होता भी है ना तो चावल की प्रोडक्टिविटी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना गेहूं की में आया था, अगर टू द पॉइंट हम बात करें। दूसरी बात क्या है कि चावल की खेती केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है, गेहूं की खेती तो हमारे क्या जो टेम्परेट रीजन में आते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले जो स्टेट्स हैं मेजरली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर ये ले लो आपका उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में ही गेहूं की खेती होती है। बाकी ज़्यादातर इंडिया में हमारे खेती ज़्यादातर चावल की होती है, और साउथ इंडिया में तो आपको पता है दोनों सीजन में, रबी और खरीफ दोनों में चावल की खेती कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर मोर और लेस वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है, नमी अच्छी खासी बनी रहती है, तो चावल की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा आने के चांसेस बनते नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो गेहूँ की शॉर्टेज होती है तो हम गेहूँ तो बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, कारण
कि गेहूं का एक्सपोर्ट करने में जो ठंडे क्लाइमेट वाले जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हम यूएस की बात करें तो यूएस के प्रेयरीज वाले एरिया में गेहूं की कॉमर्शियल क्रॉपिंग होती है। इसी तरीके से यूरेशियन रीजन की अगर स्टेपी की बात करें तो वहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन की खेती होती है अच्छी खासी। तो जैसे रशिया, यूक्रेन, यूएस, कनाडा, इनके पास में बहुत सारा स्टॉक होता है और वो एक्सपोर्ट ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो गेहूं की तो शॉर्टेज को हम फुलफिल कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करके। अब सवाल है राइस का। राइस में अगर कमी आए तो भाई राइस का तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया खुद है। तो उस केस में जितना ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है ना राइस, उसका 40% तो इंडिया अकेला करता है। तो राइस की अगर शॉर्टेज आ जाती है ना तो फिर इंडिया हमारे लिए क्राइसिस हो जाएगा, पर चांसेस बहुत कम है कि नहीं। देखा जाए ना तो 2022 मार्च तक 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है ना, फिस्कल ईयर गया है, उसमें आप देखो लगभग 21.21 मिलियन टन हमने राइस एक्सपोर्ट किया है, जिससे हमने कितने रुपए कमाए, $9.66 बिलियन कमाए। तो क्या मतलब इतने रुपए का चावल हमने बेचा, समझ गए। तो हम इंपोर्ट के लिए कहीं डिपेंड करें चावल पे, चावल के लिए किसी दूसरे कंट्री पे, इसके चांसेस तो नहीं है। पर हाँ, गेहूं के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं, वो एक क्लियर है, क्योंकि गेहूं की अगर कमी आती है तो हम मंगवा सकते हैं, पर चावल नहीं मंगा सकते हैं। बट ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि चावल में इतनी ज़्यादा रिस्क रहती नहीं है। फिर सवाल ये आता है कि ये जो एक्रिएज है, जो खेती का जो एरिया है चावल की का, ये कम क्यों हुआ। इसके पीछे कारण एक है कि एक जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, जिसमें मेन तो है डेफिसिट रेनफॉल, जिसमें यूपी के फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से थोड़ी सी क्रॉपिंग एरिया रिड्यूस हुई है। बट फेवरेबल कंडीशन ये है कि जो ट्रफ क्रिएट होता है ना, लो प्रेशर बेल्ट, वो थोड़ा सा नॉर्दर्न रीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है, वैसे वैसे हवाएं अच्छी स्पीड से आती हैं, फिर वो रेनफॉल करती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिक्लेयर्ड सिचुएशन है कमिंग डेज में, वो फेवरेबल है। और चावल की खेती का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो नर्सरी बनाई जाती है, छोटी छोटी क्यारियाँ, और उनमें चावल के बीज बो दिए जाते हैं, और वहाँ पर हल्के हल्के छोटी छोटी जो सीडलिंग्स है वो निकल जाती है ना, उन सीडलिंग्स को लेकर के और फिर बाद में बड़े खेत में ले जा करके बो दिया जाता है। ठीक है, वो खेत की साइज़ जो है वो इस जो ये पूरा ये नर्सरी थी इसके लगभग 10 गुना तक जाती है। ठीक है, और वहाँ ले जा करके उस खेत में उनको सीडलिंग्स को बो दिया जाता है, और लगभग कितना 4 से 6 हफ्ते ऐसे होते हैं जो कि पूरा पानी में डुबो करके रखना होता है उस पूरे खेत को। इससे क्या होता है कि वहाँ पर शुरुआती ग्रोथ जो है चावल की, उसमें इंटरप्शन नहीं आए। इंटरप्ट कौन कर सकता है? वीड, खरपतवार। उस खरपतवार को रोकने के लिए, वीड को रोकने के लिए वो पानी में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, अब उस पानी में डुबोने से पहले क्या होता है, पानी से भर दिया जाता है पहले पूरे खेत को, फिर वहाँ पर पडलिंग या टिलिंग की जाती है। मतलब उस पानी के अंदर ही फिर बाद में प्लांट्स वो नर्सरी से निकाल करके सीडलिंग्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को, और लगाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ओके, और फिर आप देखो पानी से डुबो करके रखा जाता है 3 हफ्ते, मैंने 4 से 6 बोल दी, सॉरी, इसको 3 हफ्ते कर लेना। 3 हफ्ते तक उस पूरे खेत को पानी में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, और कम से कम थिकनेस कितनी होगी, मतलब उस पानी की गहराई कितनी होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर की, जिससे कि वीड की ग्रोथ ना हो और अच्छे से चावल की ग्रोथ हो जाए। ठीक है, पर वही चीज़ है कि इतना पानी चाहिए होता है, तो इतना पानी अब खेतों में तो ऐसा आ नहीं सकता। तो तरीका क्या है? मानसून। अब मानसून रेनफॉल अगर अच्छी हो तब तो देखो अच्छे से पानी मिल जाता है, और खेतों में पानी भरा रखना 3 हफ्तों तक 4 से 5 सेंटीमीटर तक, तो प्रॉब्लम नहीं आती। बट रेनफॉल जब कम होता है तो प्रॉब्लम आती है। वैसे तो देखा जाए ना तो 1 से 17 जुलाई के बीच में अच्छी रेनफॉल रिसीव हुई है, पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पर रेनफॉल प्रॉपर नहीं है। वही बात है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। उसकी वजह से जो एरिया है जिस पे इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए नर्सरी से फिर बाद में ट्रांसप्लांटेशन करते हुए और खेतों में उनकी प्लांटिंग की जा सके, वो अभी स्पीड नहीं पकड़ पाई है। तो फिर इसके बाद में सवाल ये आता है कि क्या इसका उपचार क्या है। उपचार तो सिंपल सा यही है कि अभी रेनफॉल आगे अब ठीक रिसीव होने का चांस लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जो डिप्रेशन है, जो ट्रफ है, दैट मीन्स प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट है, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से मानसून रेनफॉल आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिसीव हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर एक मेथड आ रहा है, दैट इज़ सांडा। अब ये सांडा का मेथड क्या है? ये ईस्टर्न यूपी के फार्मर्स यूज़ किया करते हैं। कब?
जब इनको रेनफॉल टाइम पे रिसीव नहीं होता है, उस टाइम पर चावल की खेती के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। इसका तरीका क्या होता है? संडा का मतलब डबल ट्रांसप्लांटिंग मेथड। इसमें नर्सरी में आपने छोटे छोटे प्लांट तैयार कर लिए, सीडलिंग तैयार कर लिए, जो बिल्कुल पानी से डूबी हुई रहती है, पानी में एकदम पूरा पानी एकदम वही 4-5 सेंटीमीटर तक का पानी मेंटेन रहता है, और उसमें चावल को बो करके और 12 छोटा छोटा प्लांट तैयार कर लिया जाता है। फिर उसको निकाल करके और इससे बड़ी नर्सरी बोल दो, है ना, उसमें ले जाया जाता है और वहाँ पर इसको रीप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बड़ा एरिया आ गया ना हल्का सा, अब उससे क्या होगा, वहाँ पर प्लांट थोड़ा सा और ग्रो करेगा। जब प्लांट अच्छी खासी मेच्योरिटी पे आ जाता है, अच्छी खासी मेच्योरिटी का मतलब आराम से 10-15 दिन तक यहाँ पे रखा जाता है, 10-15 दिन में और अच्छी ग्रोथ कर लेता है प्लांट। अब उसको ले जा करके और खेतों में फिर बाद में प्लांटेशन कर दी जाती है इसकी। तो इसमें क्या हुआ कि एक बड़ा आसान काम हो गया कि पानी की अगर कमी है तो यहाँ से पहले नर्सरी से फिर आपने सेकेंडरी नर्सरी में ले लिया, जिसको पडलिंग फील्ड बोलते हैं, और फिर वहाँ से ले जा करके आपने मेन खेत में इसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। तो 2 बार ट्रांसप्लांटेशन आपको करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें नुकसान जो है वो एक है, वो क्या, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि आप जो काम एक बार में कर सकते थे वो काम आपको 2 बार में करना पड़ रहा है। बाकी इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बोलो बहुत शानदार आती है। यहाँ देखो 15 से 20% ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है अगर यील्ड की हिसाब की बात करें, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से। और जब एक बार प्लांटेशन खेत में कर दिया जाता है, मतलब एक बार नर्सरी से सेकंड नर्सरी का लेवल जो पडलिंग फील्ड है वो, और फिर उससे ले जा करके खेत में कर दिया, तो इसमें बोले 100% आपको लिविंग कैपेबिलिटी मिलेगी। इसका मतलब कि जो प्लांट खेत में पहुंच गया ना, वो डेफिनेटली प्रोडक्शन देगा ही। मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेच्योरिटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड स्टेज पे डेवलप हो गई, और मेच्योर प्लांट को अगर आप वहाँ पर ले जा करके ट्रांसप्लांट करते हो तो वो डेफिनेटली आपको प्रोडक्टिविटी राइज देगा, और ख़त्म होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जो वीड वाली वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस इसमें यही प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया ना, कि बस इसमें आपको 2 बार लेबर पे करनी पड़ती है, यही सबसे बड़ी कॉस्ट है। बाकी ईस्टर्न यूपी में इसलिए फॉलो किया जाता है कि कई बार मानसून सिचुएशन लेट हो जाती है, तो वहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो बोले ये एक ऑप्शन निकल के आता है। फिर बात आती है कि आगे कोई क्राइसिस है, तो देखो बात ऐसी है, एक तो रेनफॉल अच्छा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं गैंजेटिक प्लेन्स में। दूसरा ये बताया जा रहा है कि पैडी कल्टीवेशन जो है वो अगर हम देखें तो पूरे देश में हमारे यहाँ पर एक चावल की खेती होती है, और चावल खाया भी सबसे ज़्यादा जाता है ना। और जबकि गेहूँ केवल जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया मतलब विंध्यन हाईलैंड्स, अगर हम मध्य प्रदेश के सेंट्रल एरिया की बात करें तो उसके ऊपर एरिया में गेहूं की खेती अच्छी खासी होती है। बाकी पूरे इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है, और चावल की खेती नॉर्थ इंडिया में तो केवल एक सीज़न में होती है, खरीफ में, बाकी साउथ इंडिया में तो दोनों सीज़न में होती है। तो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चावल इतना शॉर्टेज में नहीं रहने वाला है। फिर बात आती है टेम्परेचर राइज, कि जिस तरीके से मिड मार्च में अचानक से टेम्परेचर राइज होने की वजह से गेहूं का प्रोडक्शन कम हुआ, तो क्या चावल के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा? तो बोला एकदम से टेम्परेचर राइज होने से चावल पर उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता जितना कि गेहूं ने शो किया है। तो बोला हमें इतना ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, चावल का स्टॉक हमारे पास में मैनेजेबल लेवल पर अवेलेबल है, और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे राइज हो ही जाएगा। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइस की खेती कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, ये पूरा जो बेल्ट है आराम से। अब यहाँ से आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास कर दो यूँ, ओके। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर तो दोनों सीज़न में खेती होती है, अब आप देख लो, तो चावल की प्रोडक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर गेहूं की बात करें तो ये मेजरली इन स्टेट्स में कन्फाइंड है, ठीक है, यहाँ तक, ओके। जबकि चावल हमने देखा था कितना पूरा एरिया कवर हो रहा था, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है NCERT की, उसमें एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है वो रिवाइज़ कर लेना आप अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें A to Z। आगे चलता है। नेक्स्ट है, इंडिया में अभी तक कोविड के लगभग 200 करोड़ वैक्सीन्स लग चुके हैं, 2 बिलियन जैब्स, और ये आप देख लो सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। और इसमें मेन फोकस किस पे रखा गया हमारी तरफ से, विलेज एंड विमेन, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि लगभग 2 बिलियन ओवरऑल पूरे वैक्सीन डोज लग चुकी है कोविड-19 को रोकने के लिए इंडिया में, ठीक है। और इसमें देखो कि फर्स्ट डोज कम से कम 97% लोगों को लग चुकी है, और 90% लोग जो हैं वो ऐसे हैं, एडल्ट पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट्स, 90% एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको
मतलब दोनों डोज मिल चुकी हैं। तो वैक्सीन कवरेज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं, एक तो विलेज एरिया और एक विमेन। आज देखें तो जितने वैक्सीन लगे हैं उनमें 51.1% तो केवल विमेन ही रेसिपिएंट्स हैं, उन्हीं को रिसीव हुआ है वैक्सीन। और वैसे देखा जाए तो वैक्सीन सेंटर्स की बात करें तो 74% वैक्सीन सेंटर्स गाँवों में खोले गए, और वैक्सीन कवरेज जो है उसकी बात करें तो 71% वैक्सीन कवरेज कहाँ का है, रूरल एरिया का। तो इस तरीके से गांव और महिलाएं, इन दो को फोकस में रखा गया और हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है कोविड वैक्सीन को, जो जिस तरीके से हमने अवेलेबल कराया है। इसीलिए तभी तो बोला गया ना कि HPV जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, बोले ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अब हम खुद इंडिजीनियसली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, है कि नहीं। बस और कोई इकोनॉमी वर्ल्ड पेज पे इन पे कुछ खास न्यूज़ है नहीं। इस वीडियो में जितना कंटेंट था वो हो गया। अब लास्ट में एक छोटी सी न्यूज़ है, वो है राजस्थान से रिलेटेड, कि जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं जगदीप धनकर, ठीक है ना, वो बेसिकली राजस्थान से सेकंड वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए थे भैरव सिंह शेखावत जी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। उनके बाद में ये दूसरे मेंबर होंगे, और दोनों के दोनों राजस्थान में शेखावाटी रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भैरव सिंह शेखावत जी जो थे वो 11th वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के अगस्त 2002 से लेकर के जुलाई 2007 के बीच में, ठीक है। और शेखावाटी रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला एरिया, और थोड़ा सा नागौर का बेल्ट भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।